और हाँ, एक बात और रहेगी, ये 2 फुल फॉर्म और बतानी रहेगी थी कि PSLV और GSLV क्या होती है। PSLV की फुल फॉर्म होगी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जो उसको ऊपर लेके जाता है। ये क्या होते हैं, ये दूसरा एक है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। सिंक्रोनस का मतलब होता है भू समकालीन। कुछ समझ सकते हैं कि जो GSLV है वो उस पत्थर को ज्यादा ऊंचाई तक फेंक पाएगा क्योंकि वो PSLV से ज्यादा स्ट्रांग है, और इनके डिफरेंस भी कुछ इसी तरीके से हैं। PSLV का पेलोड है 1750 किलो और एलिवेशन है 600 से 900 किलोमीटर। यानी कि PSLV को हम तब यूज करते हैं जब हमें हल्की यानी कि लाइट वेट सैटेलाइट को किसी लोअर ऑर्बिट पे सेट करना हो। और ऑन दी अदर हैंड जो GSLV है उसका पेलोड है 2500 किलो और एलिवेशन है 36,000 किलोमीटर। यानी कि GSLV का यूज हम तब करते हैं जब हमें हैवी वेट या फिर बहुत सारी सैटेलाइट्स को हायर ऑर्बिट पे सेट करना हो। तो हम बात करेंगे हमारे मैन मेड सैटेलाइट्स की। तो देखो हमारी पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी के पोल्स हैं, ये देखो पोल, 2 पोल हैं ये। तो ऐसे सैटेलाइट जो इनके पोल के ऊपर से घूमे, देखो यूँ, जिनका ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट को आप ऐसे समझो कि जैसे मैंने ये बनाया है ये वाला, इसको आप ऑर्बिट समझ लो, ये वाला, ये ऐसा ऑर्बिट है। देखो ये जो ऑर्बिट है ना, इसके पोल्स है, देखो एक पोल ये हो गया, एक पोल ये होगा, इनमें जो घूमे और धरती के बिल्कुल नज़दीक घूमे उनको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। देखो वो लिख रखे हैं। पोलर जो सैटेलाइट होते हैं वो ज़मीन से 200 से 1000 किलोमीटर ऊपर तक चलते रहते हैं। तो वो तो हो गए, उनका प्लेन क्या होता है, पोल वाला। उसके बाद सबसे 1 नंबर पे हमने लिखा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये ज़मीन से लगभग 36,000 किलोमीटर यानी कि 35,786 किलोमीटर ऊपर चलते हैं। और इनका जो घूमने का प्लेन होता है वो होता है इक्वेटर के साथ। देखो ये हमारी इक्वेटर में भूमध्य रेखा, इनका होता है इसके साथ, देखो इस प्लेन में घूमते हैं ऐसे ही। और धरती से देखेंगे तो हमें रुके हुए दिखाई देते हैं। तो 2 चीज़ समझ में आ गई। कौन सी, पोलर का प्लेन क्या होता है, ये वाला, और जियो स्टेशनरी का प्लेन क्या होता है, ये वाला। और उसके बाद आता है एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इनका प्लेन कुछ भी हो सकता है, ये थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं, ये थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं, इनक्लाइंड एट एनी डायरेक्शन, ठीक है। आपने हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि किसी लगी, कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो है डेरिवेशन ऑफ द केपलर लॉ फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो केपलर लॉ का हमने पढ़ रखा है। केपलर लॉ क्या कहता है कि केपलर थर्ड लॉ ये कहता है कि जब किसी भी इलेप्टिकल पाथ के अंदर कोई प्लैनेट मूव करता है तो उसका जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, उसके टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो सन और प्लैनेट के बीच की जो ये मीन डिस्टेंस है उसके क्यूब के, ठीक है। तो इस लॉ को हमने निकाल के दिखाना है। कहाँ से, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जब 2 मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो है वो होता है F = G बड़ा M छोटा m बटे r स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी सहायता से हमने इसको निकाल कर दिखाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी भी, कैसे इसको हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और तो इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सजाओ, थोड़ा सजा भी दो। लेट कैपिटल M be the mass of sun and small m is mass of planet, ठीक है।
आर क्या है, छोटी आर के बारे में बता दो। आर इज मीन डिस्टेंस, आर इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानेट। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगी। और ये मीन डिस्टेंस कितनी होती है हम सीख चुके हैं। ये जो आर होती है ये 1 AU के बराबर होती है डियर स्टूडेंट्स, और 1 AU बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, और इसका मान हम सीख चुके हैं। इसका मान होता है 1.496 10⁻11 मीटर। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। उसके बाद दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा तो वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा। वी नो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज क्या होता है बताओ। F इज इक्वल टू G बड़ा M छोटा m अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। यानी कि हमने ये चीज़ लेके के चलनी है और ये चीज़ सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, इसका दूसरी चाबी देखो कि जब कोई बॉडी किसी इलेप्टिकल पाथ के अंदर मूव करेगी तो जो फोर्स मूव करवाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट ए बॉडी इन द सर्कुलर पाथ in the elliptical path is known as the centripetal force। और centripetal force का फार्मूला क्या होता है? We know centripetal force is, उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, कम से कम ये दोनों बराबर होंगे तभी तो वो मूव करेगी। जैसे देखो भाई, मैं अपने हाथ को इधर लेके जाऊंगा यूँ, तो ये मैं अब हाथ से इधर फोर्स लगा रहा हूँ और एक ने इसको यहाँ से पकड़ रखा है, तो अगर ये वाला ज़्यादा होगा तो ये थोड़ी मूव करेगा। तो कम से कम दोनों बराबर तो हों ताकि वो मूव करे, इसलिए हमने इन दोनों साइड को बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद हम देखेंगे ये हमारे यहाँ पास आ रहा है Gm अपॉन R² इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो यहाँ से वेलोसिटी का मान निकालते हैं। ये देखो एक m से एक m कैंसिल हो गया, एक r से एक r भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गई हमारी v² इज इक्वल टू Gm अपॉन r। और खाली भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट। ऐसे निकाल लो या वैसे छोड़ भी सकते हैं हम। तो हमने एक वेलोसिटी अपनी निकाल ली है। वेलोसिटी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको स्पीड बोलेंगे, स्पीड। ठीक है, इतनी स्पीड से जो चल रहा है वो। अब देखो ये जो पर्सन जो हमने सिद्ध करना है ना, उसके अंदर टी का जन्म होना चाहिए, लेकिन अब तक टी के दर्शन नहीं हुए कहीं भी। तो टी कैसे दिखाएं? टी दिखाया जाएगा, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से चल के वो यहाँ आ जाए और ये मान के चलें कि ये एक इलिप्स नहीं है, एक सर्कुलर ही पाथ ही है। सिद्ध करने के लिए मानते थोड़ी देर के लिए, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर। और परिधि का बोलते हैं साइंस के अंदर सरकमफ्रेंस बटे टाइम। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2πa। ए नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम कितना लिखेंगे 2πr बटे बड़ी टी। तो यहाँ से जो हमारी जो स्पीड थी जिसको हम v नाम के अक्षर से लिख देते थे, वो v किसके बराबर आ गई है, 2πr/t। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, 3, वो तीसरी इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन 3 बिकम्स, शायद दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, इक्वेशन 3 बिकम्स, इस v की जगह ये वाला मान रख दो क्योंकि ये v के बराबर ही है। तो ये आ गया हमारा v इज इक्वल टू 2πr बटे टी और इज इक्वल टू दिस। अब देखो इस बात ने मैं वापस ऐसे कर दूँ तो एक ही बात है। तो अब इसका स्क्वायर करवा दो उरे, तो आप कहोगे सर ये 2 का तो हो गया 4, पाई का हो गया π², ये हो गया r², ये t² इज इक्वल टू Gm बटे r। अब हमने t का मान निकाल कर दिखाना है। तो दिस इम्प्लाइज t² इज इक्वल टू 4π² r की शक्ति 3 बटे Gm। ठीक है, ये है Gm। अब देखो इनमें जो चीज़ कांस्टेंट है उसको देख लो, कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है। 4 पाई का मान 3.14, बड़ी जी का मान
बड़ी जी का मान कितना होता है, बड़ी जी का मान होता है 6.67 गुणा 10 की शक्ति -11। और ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका मान हर जगह सेम रहता है। तो ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द सन भी कांस्टेंट है। जब ये सारे कांस्टेंट को मैं यहाँ से हटा दूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की शक्ति 3। यही हमने सिद्ध करना था। तो समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह तैयार करो, नोट्स बनाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे हरियाणा बोर्ड का। अब यहाँ से देखो मैं एक चीज़ और थोड़ी अपडेट करूँगा। ये पर्सन तो ख़त्म हो चुका है। देखो हमने इनके नाम लिखे थे सभी ग्रह के, तो कौन कौन से नाम थे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो जैसे ये आर का मान मैंने अभी बताया आपको 1.1 AU। डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे ना मंगल ग्रह भी आएगा, मंगल ग्रह भी मूव करेगा ऐसे, उसका भी मास होगा। तो उसकी जो ये दूरी होती है, ये वाली आर, उसकी जो दूरी होती है आर, ये कितनी होती है, ये होती है 1.524 AU मार्स के केस में, मार्स में। तो मैं इसका जो है ना टाइम निकालना सिखाऊंगा कि जो मंगल जो ग्रह है उसका जो समय है वो 1.88 ईयर है। जैसे हमारी धरती का कितना है, अर्थ का, तो अर्थ का कितना है, अर्थ ईयर होता है 1, 1 साल बोलते हैं, ठीक है, 1 ईयर। और मार्स का है 1.88 ईयर। तो ये मैं सिखाऊंगा इस ला से ही करके कैसे इसको हम करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, तो उसको और देख लेते हैं अभी। तो हम केपलर थर्ड लॉ की सहायता से इनके टाइम पीरियड निकालना सीख रहे हैं। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो मेन डिस्टेंस होती है सन से, वे आर का मान 1 AU है, ठीक है। तो पहले अर्थ का निकाल देते हैं। तो अर्थ का तो निकल गया। देखो यहाँ पे आर की जगह रखो तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 की शक्ति 3, और t² यहाँ पे इसको करोगे 1 बराबर कर लो तो 1 की शक्ति 3 1 ही होती है। और इसका जो स्क्वायर है वो परली तरफ लेके जाओगे तो परली तरफ 1 का वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है। परली तरफ कितना बनेगा, देखो 1 की शक्ति 1/2, इधर जो 2 था इसको हटाओगे उधर जाके वो कितना बन जाएगा, इतना। और 1 का वर्गमूल भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो हमारी धरती का जो टाइम पीरियड आ गया वो कितना आ गया, 1 ईयर, ठीक। अब सीखते हैं मार्स का, इसे ही कंपेयर करके कि यहाँ पे ये सन हो गया हमारा, ये तो थी अर्थ, और जो मंगल ग्रह है वो जो उसकी जो आर है वो है 1.524 AU, ठीक है। वो क्योंकि दूर है ना, उससे तो थोड़ी ज़्यादा ही पाएगी। इसकी 1 थी तो उसकी थोड़ी 1.5 कुछ है। तो इसका टाइम पीरियड निकलवाओ तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.524 की शक्ति 3, और 1.524 की शक्ति जो 3 आओगी उसका जो मान आएगा, देखते हैं फ़ोन में, जैसे ये हो गया 1.524, इसका क्यूब करना है तो फ़ोन नू कर लो, और क्यूब की लाइन हमारी x की शक्ति 3 ये रही, तो ये आगा 3.53, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इतना। और अब हमने इसका निकालना वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का मतलब होता है अंडरूट, तो अंडरूट की लाइन हमारे पास ये रही, ये दबा दिया, तो कितना आया 1.88। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे निकालते हैं इनके मान। तो मैं अब इसको लिख देता हूँ 1.88 ईयर्स। तो ठीक है। अब देखो मान लो कोई आपसे पूछे कि भाई और अगले ग्रह का बताओ, तो उन्होंने कहा जी बहुत आसान से बता देंगे, उसकी आर बता दो। जुपिटर का बताओ तो जुपिटर की आर का पता होना चाहिए वो कितनी AU है, और ऐसे ही फार्मूला हम करके निकाल देंगे। तो ऐसे केपलर लॉ यूज़ करके हम सभी जो हमारे प्लैनेट्स हैं इन सब के टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम इसके अंदर हमारी जो
पीछे एक वीडियो हमने जारी करी थी कि व्हाट आर द सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होते हैं आपने पता चल गया। जब किसी बड़ी वस्तु के चारों तरफ कोई छोटी वस्तु चक्कर लगाती है तो उसको हम उसका सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सैटेलाइट की बात करें तो हम मैन मेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है, अर्थ का एक तो नेचुरल सैटेलाइट है जो मून है, वो चक्कर लगाता रहता है, उसकी हमने बात ही नहीं करनी है क्योंकि उसके अंदर ना तो कैमरे लगे हुए हैं, ना उसके अंदर कोई जो सुविधा है जो हमारी धरती को प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम बात करेंगे हमारे मैन मेड सैटेलाइट्स की। तो देखो हमारी पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी के पोल्स हैं, ये देखो पोल, 2 पोल हैं ये। तो ऐसे सैटेलाइट जो इनके पोल के ऊपर से घूमे, देखो यूँ, जिनका ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट को आप ऐसे समझो कि जैसे मैंने ये बनाया है, ये वाला, इसको आप ऑर्बिट समझ लो, ये वाला, ये ऐसा ऑर्बिट है। देखो ये जो ऑर्बिट है ना, इसके पोल्स है, देखो एक पोल ये हो गया, एक पोल ये होगा, इनमें जो घूमे और धरती के बिल्कुल नज़दीक घूमे उनको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। देखो वो लिख रखे हैं। पोलर जो सैटेलाइट होते हैं वो ज़मीन से 200 से 1000 किलोमीटर ऊपर तक चलते रहते हैं। तो वो तो हो गए, उनका प्लेन क्या होता है, पोल वाला। उसके बाद सबसे 1 नंबर पे हमने लिखा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये ज़मीन से लगभग 36,000 किलोमीटर यानी कि 35,786 किलोमीटर ऊपर चलते हैं। और इनका जो घूमने का प्लेन होता है वो होता है इक्वेटर के साथ। देखो ये हमारी इक्वेटर में भूमध्य रेखा, इनका होता है इसके साथ, देखो इस प्लेन में घूमते हैं ऐसे ही। और धरती से देखेंगे तो हमें रुके हुए दिखाई देते हैं। तो 2 चीज़ समझ में आ गई, कौन सी? पोलर का प्लेन क्या होता है, ये वाला, और जियो स्टेशनरी का प्लेन क्या होता है, ये वाला। और उसके बाद आता है एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इनका प्लेन कुछ भी हो सकता है, ये थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं, ये थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड एट एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो इनकी क्या क्या खासियत है, हमारे लिए पोलर अच्छा रहेगा या जियो स्टेशनरी अच्छा रहेगा? तो डियर स्टूडेंट, जो पोलर जो सैटेलाइट होते हैं वो ज़मीन से बिल्कुल नज़दीक चलते हैं और अर्थ की जो है वो अच्छी तरह से क्लियर पिक्चर लेते हैं। वो 200 से 1000 किलोमीटर ऊपर है तो धरती की जो है ना, टेकिंग डिटेल्ड इमेज ऑफ द अर्थ, एक एक चीज़ को दिखाते हुए चलते हैं वो। जैसे आपने गूगल मैप देखा होगा, उसको ऐसे जूम करते जाओ तो उसके अंदर हमारे सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, हमारे स्कूल की बिल्डिंग भी दिखेगी, सारी चीज़ दिखाई देती है। वो सभी सैटेलाइट की इमेजेस होती है। तो वो होते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट अच्छे होते हैं इनसे। जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ कि ये जो है हमारे स्कूल का एक गेट है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक यहाँ पे चौकीदार बैठा रखे हैं और उसका काम है देखना कि भाई स्कूल के अंदर कोई आतंकवादी ना घुस जाए, ठीक है। तो ये नज़दीक है, ये दूर से अच्छी तरह देखता रहता है भी कोई आतंकवादी है कि नहीं है, और अच्छी तरह हमको तुरंत सूचना दे देगा कि भाई ऐसे ऐसे ही आ रहे हैं। और एक ऐसा है कि एक आदमी हमने अपने स्कूल से यहाँ पे करीब नू समझ लो कि 500 मीटर ऊंची कोई एक मज़ार बना दी, मज़ार कहो या मज़ार तो वो होती है जो जहाँ पे होती है, ऐसी जो है ना एक बहुत ही ऊंची जो है एक फाउंडेशन बना दी, ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। तो उस फाउंडेशन से एक ये देखे इन आतंकवादियों को, तो इसकी तो वैसे ही इसको कम दिखाई देगा, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे देखो, ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के साथ साथ चल रही है पोलर सैटेलाइट्स। ये पोलर सैटेलाइट है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। तो अच्छी चीज़ें कौन बताएगा? ये वाला बताएगा क्योंकि ये नज़दीक है। तो इसका क्या काम होता है देखो, फॉर द मॉनिटरिंग वेदर, मौसम को देखना, मिलिट्री एप्लीकेशन कि किस देश की सेना कहाँ पे आ रही है जा रही है, अच्छी तरह क्लोजली उनकी फ़ोटो लेते रहते हैं। स्पाइंग का मतलब होता है किसी की जासूसी करना, ठीक है। हम जैसे अपने जो बॉर्डर होते हैं इनके ऊपर देखते रहते हैं। एंड टेकिंग डिटेल इमेज ऑफ द अर्थ, एक्सीलेंट व्यू ऑफ पोलर रीजन। पोलर रीजन है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, वहाँ पे जो है बर्फ़ जमी हुई है, तो लेकिन ये वहाँ से उसकी फ़ोटो खींच के हमारे पास भेजता रहता है, हम उनसे देख लेते हैं। तो ये बेस्ट होते हैं पोलर सैटेलाइट्स। तो फिर ये वाले क्या काम आएंगे? ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, ये अर्थ की जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम है,
अदर प्लैनेट्स हैं, जो सोलर सिस्टम है, अदर प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में बताना, किस ग्रह के ऊपर कैसी चीज़ होगी, कैसा क्या होता होगा। और इसको दूसरा बोलते हैं मीटियोलॉजिकल, यानी कि अंतरिक्ष के बारे में बताने के लिए ये वाले काम देंगे दोनों, और धरती के बारे में वो बताएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी सैटेलाइट्स के बारे में जानकारी। सैटेलाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, समझ में आ गए होंगे। पूरी डिटेल्ड वीडियो आपने देख ली होगी, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी थी, इम्पोर्टेंस क्या थी उनकी, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। और आज मैंने उनकी 3 टाइप समझा दी आपको। जियो स्टेशनरी, इनकी खासियत ये होती है कि इनका जो टाइम पीरियड होता है वही 24 घंटे होता है जो धरती का होता है, और वही होती है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, बताओ। ये होती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। और मैंने याद करवाया था कि इसकी चाबी देखे वी से, वी याद रखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट होती है। अब देखो धरती की भी वेस्ट टू ईस्ट है और इसकी भी वेस्ट टू ईस्ट है, टाइम पीरियड उसका भी उतना ही है। तो जब कोई यहाँ से कोई ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो उसको रुका हुआ नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी, यानी कि धरती के ऊपर रुका हुआ। इसकी खासियत ये होती है कि धरती का जो इक्वेटर है वो होता है इसका प्लेन ऑफ रोटेशन। इसका कोई भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये वाला भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। और जो पोलर सैटेलाइट होते हैं उनका पोल के वाला होता है, पोल वाला चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सैटेलाइट्स के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी आपको समझ में आ गई होगी। इनके नोट्स बनाओ, तैयारी करो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।